हेलो स्टूडेंट। सो आज स्टार्ट करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और इसमें ही न्यूमेरिकल पार्ट होगा। ठीक है। सो डेप्रिसिएशन अपने पास होता क्या है? डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग और प्रॉपर्टी ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिटोरेशन, वियर टियर, डीके और ऑब्सोलेंस। मैंने आपको पहले ही बताया था ऑब्सोलेंस के बारे में लेक्चर में कि ऑब्सोलेंस क्या है कि कोई भी बिल्डिंग आपकी पुरानी हो गई है, ऑब्सोलेट हो चुकी है, नई टाइप की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आपकी करंट बिल्डिंग के रेट कम हो जाते हैं। डिपेंड ऑन यूज, एज, नेचर एंड मेंटेनेंस, इस रीजन से भी डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है कि बिल्डिंग जैसे जैसे पुरानी होती जाएंगी उसमें कुछ फीचर्स हैं वो ओल्ड हो जाएंगे तो रेट कम हो जाएगा, रिपेयर हो रहा होगा तो रेट कम हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स होंगी तो रेट कम हो जाएगा। अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट मे बी अलाउड एज डेप्रिसिएशन, मतलब एक ओरिजिनल कॉस्ट में से कुछ अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा, सो जो फाइनल बचता है वो आपका बुक वैल्यू हो जाता है। तो द परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज लेस देन इट्स बिगिनिंग एंड इंक्रीज विद द एज। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आपकी बिल्डिंग में ये चांसेस है कि डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन होता है तो वो ईयर के साथ, टाइम के साथ वो बढ़ता जाएगा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन इज द एनुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। हर साल कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा तो उसके हिसाब से एनुअल डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है। सो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 4 मेथड है, तो हम 4 मेथड को देखते हैं क्या है वो। तो जो मेथड्स अपने पास है तो मैं आपको चारों मेथड बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कांस्टेंट परसेंटेज है, सिंकिंग फंड है, क्वांटिटी सर्वे है। तो ये वाला जो मेथड है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल टाइप का, बाकी तीनों में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एसएससी जेई में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है। सो अमाउंट लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बीइंग नोन, आपको पता होना चाहिए तभी आप टोटल, एक्चुअली क्यों चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हमें बुक वैल्यू पता होनी चाहिए हम कितने में इस चीज़ को खरीदें। तो बुक वैल्यू तभी पता होगी ना जब आपको डेप्रिशिएटेड अमाउंट पता होगा। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर मैं डेप्रिशिएटेड अमाउंट को माइनस कर दूंगा तो हम बुक कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है? ये स्ट्रेट लाइन इसको बोला क्यों जाता है? वो बोलता है कि आपके बिल्डिंग में या फिर आपकी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर लॉस हो रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन में, मतलब आज 500 रुपये इस साल हुए, नेक्स्ट ईयर भी 500 होंगे, तीसरी ईयर भी 500। और मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन से आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, सेम हर ईयर के लिए सेम होता है, सेम रेशियो में होता है। सो ये कॉन्स्टेंट, ये जो अमाउंट है ये फिक्स रहता है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है। अ फिक्स अमाउंट इज डिडक्टेड एवरी ईयर सो दैट एट द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड ओनली स्क्रैप वैल्यू विल बी। आपको मैंने स्क्रैप वैल्यू वाले कंसेप्ट में बताया था कि 10% स्क्रैप वैल्यू होती है, मींस 90% जो होता है वो पूरा डेप्रिशिएटेड हो जाएगा उसकी यूटिलिटी टाइम तक। 90% आपका डेप्रिशिएशन में चला जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, अगर आप फॉर्मूला देख रहे होंगे तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है जो फॉर्मूला। सो फॉर्मूले की बात करता हूँ तो आपके पास ओरिजिनल को मैं अगर ओ लिखता हूँ और स्क्रैप वैल्यू को एस लिखता हूँ, तो लाइफ जब खत्म होने को होगी तो लाइफ इसकी कुछ होगी, तो एन यहाँ लिख देता हूँ। तो डेप्रिशिएटेड अमाउंट, एनुअल डेप्रिशिएशन यहाँ से आ जाएगा। कैसे आएगा? एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके पास कोई आइटम 10,000 रुपये का है, 10,000 रुपये का कोई आइटम है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 10% मतलब 1,000 रुपये हुई। अगर मैं 10 साल इसकी लाइफ पीरियड मानता हूँ, 10 साल, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बचेगा 900 रुपये, 900। तो अमाउंट इसकी जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये आएगा 9,000 बाई 10 इज 900, तो हर साल 900 रुपये कम होंगे इसके, हर साल इसके 900 रुपये कम हो जाएंगे। ये इसकी डेप्रिशिएटेड अमाउंट है। तो आप जब सपोज करो आपको 5th ईयर में खरीदना है, 5वीं साल में खरीदना है, तो आप कैसे खरीदोगे? 10,000 रुपये रेट है, 5वीं साल में इसमें आपके कितने रुपये कम हो जाएंगे? 9 into 5 4,500 रुपये कम हो जाएंगे, तो आपका ये 5,500 में आप खरीदोगे इसको। ठीक है। ओके। ये काफ़ी ईजी है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। आपको एसएससी जेई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसके नेम के ऊपर पूछे जाते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन की बता रहा हूँ। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो ये एसएससी जेई में क्वेश्चन आता है कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम क्या है। सो ऑप्शन में आपका स्ट्रेट लाइन रहता है, ये रहता है, और जो नेक्स्ट मेथड है सिंकिंग फंड वो भी रहेगा। सो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट परसेंटेज होता है। तो कांस्टेंट परसेंटेज का मतलब है 10% मान के चलता हूँ हर साल डेप्रिशिएट कर जाता है मेरा, बट ये 10%
कांस्टेंट तो है, बट ये किस पे 10% है, वो बिग बुक वैल्यू पे है। तो हर साल बुक वैल्यू तो कॉमन नहीं रहने वाली आपकी, मतलब आज 10,000 रुपये, तो नेक्स्ट टाइम अगर ये 9,000 होगी तो 9,000 पे 10% की बात कह रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ फिर से, जैसे मैं अगर बुक वैल्यू की बात कहता हूँ तो बुक वैल्यू कैसे आती है, ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर मैं एक परसेंटेज, सपोज करो डेप्रिसिएशन का कोई परसेंटेज 10 है, मैं डी मान लेता हूँ उसको भी, तो डी परसेंटेज किसका कट रहा है, ओरिजिनल का, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये आ गई बुक वैल्यू, नेक्स्ट ये फर्स्ट ईयर के लिए हो रहा है। जब सेकंड ईयर की बात कहता हूं तो अब मेरी जो बुक वैल्यू B1 हो जाएगी और ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी मेरी B, और उसी पे परसेंटेज कटने वाला है। सिमिलरली जब मैं थर्ड की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरी B2 हो जाएगी, ये मेरी अब ओरिजिनल वैल्यू B1 हो जाएगी, और ये D 10% ही रहने वाला है B1 पे। तो पॉइंट क्या है कि आपका परसेंटेज कांस्टेंट है, बट आपके जिस बेस पे ये परसेंटेज निकाला जा रहा है वो चेंज होता जाएगा टाइम के साथ। तो अगर आप इसको मैथमेटिक्स से देखोगे तो ये इस टाइप से फॉर्मेशन होता है, और फाइनली इसका जो फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग वो ये बनता है। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है हमें, एक साल में कितना होना है, तो 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू 10% होती है, आपको पहले से पता है, तो एस लिखा है, सी लिखा 1/n। एन क्या है, एन अपना टाइम पीरियड है, कौन से ईयर का आप पूछना चाहते हो। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डेप्रिशिएटेड क्या हो जाएगी, सी मतलब ओरिजिनल कॉस्ट में से आप ये निकाल दो, डी इंटू सी, उसका परसेंटेज जो मैंने ये इसी फॉर्मेशन से बना, ये देखो आप, ये बुक वैल्यू निकालनी है आपको, सी ये रहा, डी सी, यही बना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारे पास सिंकिंग फंड मेथड। इसको आपको समझना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो इट इज़ अज्यूम दैट, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ इसके पीछे क्या है। इट इज़ अज्यूम दैट कि सिंकिंग फंड क्या होता है, ऐसा लिखता हूँ इसको। सिंकिंग फंड होता है कि आप एक फंड रखते हो, प्रॉपर्टी का कुछ साल का 10%, 5% करके कुछ आप सेव करके रखते हो। सपोज करो मैं उस फंड को बोलता हूँ ए, ठीक है, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है आपको। तो वो बोलता है कि सिंकिंग फंड जो है ना, वो उतना ही अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन में जाएगा। आप सिंकिंग फंड जो आप रखोगे, साल का प्रॉपर्टी का आप 1 लाख रुपए संभाल कर रखते हो, उससे जो रेंट आ रहा है उसको रेंट में से आप 1 लाख, सपोज करो आपका 1,20,000 रेंट आ रहा है, तो आप 20,000 रुपीज आप बैंक में सेव कर देते हो सिंकिंग फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 20,000 पहली साल 20,000, दूसरी साल 20,000, बट 20,000 के साथ उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा बैंक से। तो वो बोलता है कि सिंकिंग फंड का जो अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट है उतना ही डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट पता लग जाएगा हम लोगों को। तो होता क्या है, देखो फर्स्ट ईयर की मैं बात करता हूँ, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, सिंकिंग फंड अगर ए है तो टोटल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए तो ए रहेगा, क्योंकि अभी सिंकिंग फंड ए है तो डेप्रिसिएशन भी ए हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन भी ए हो गया। तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा। सेकेंड टाइम क्या होगा, इसमें अब इंटरेस्ट भी लग जाएगा। इंटरेस्ट लगा बी, इंटरेस्ट को मैं आई भी लिख सकता हूँ। तो अमाउंट हुआ सिंकिंग फंड का ए, फिर से 20,000 रुपये मैंने बचाए, उसमें 20 इंटरेस्ट लगाया मैंने, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, ये प्लस ये 2a प्लस बी। अब टोटल अमाउंट सी था, बुक वैल्यू अपन को निकालना है, तो हमारे पास क्या है, टोटल जो सी था पहले, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। थर्ड ईयर में क्या होगा, फिर से 20,000 रुपये आपने सेव किया, उसमें कुछ इंटरेस्ट मिला, फिर इंटरेस्ट मिलने के बाद 3a प्लस ये, फिर से इन दोनों को सम किया तो आपके पास ये अमाउंट आ जाता है। तो इससे आप फाइनली बुक वैल्यू निकाल लेते हो। तो जो ये अमाउंट है आपके पास थर्ड ईयर के बाद है, तो आप इससे एक ट्रेंड आपको पता लग रहा होगा कि अगर मैं आपसे पूछूंगा सेकंड ईयर बाद मुझे डेप्रिसिएशन अमाउंट बताओ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि बुक वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे 2a प्लस बी, बी क्या है, इंटरेस्ट ऑफ बैंक, इजी। सो ये भी हो गया हमारे पास। सो जो लास्ट मेथड है काफ़ी थ्योरेटिकल है, वो है क्वांटिटी सर्वे मेथड। इसमें क्या होता है कि आप सर्वेयर की हेल्प लेके आप उस पर्टिकुलर एरिया का आप डेप्रिसिएशन अमाउंट वैल्यूएशन करके आप निकालते हो। तो उसमें क्या था, प्रॉपर्टी स्टडीड इन डिटेल, लॉस इन वैल्यू और वर्कड आउट। ये कौन कर सकता है, जो एक्सपीरियंस होगा ना वही कर सकता है ना। तो ये मेथड इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं है। हर स्टेप को लॉजिकल रीजनिंग के साथ, कुछ परसेंटेज के साथ उस प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग की जाती है, और इसको करने के लिए एक्सपीरियंस वैल्यूअर ही चाहिए, एक वैल्यूअर चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, जो प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट के बारे में जानता हो, और वो ही आपके डेप्रिसिएशन को बता सकता है, ठीक है।
तो अभी तक हमने इतना सब कर लिया है, तो हमारे चारों मेथड खत्म हो गए। तो मैं अब आपको बताता हूँ, मैंने एक न्यूमेरिकल ले रखा है, उसको करके देखते हैं भी, ठीक है। तो लिखा हुआ है एक मशीन है जिसको 5,000 रुपये में खरीदा है 5 साल के लिए, स्क्रैप वैल्यू उसकी 10% है कंस्ट्रक्शन की, टोटल जो मशीन ले रखी है। फाइंड द बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी 2 साल बाद। देखो यार, पहली बात तो आपको समझना है कि 10% उसकी स्क्रैप है, तो मैंने आपको इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो हम करेंगे कैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 रुपये, 10% इसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो 500 रुपये हो गया। वो कितने टाइम पीरियड के लिए? 5 साल के लिए। 5 इसके लाइफ पीरियड है ना ये। तो अब इससे मेरा डेप्रिशिएटेड अमाउंट आता है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है? 45/9 इज 900 रुपीज़। 900 रुपीज़, क्योंकि 5 से किया तो पर ईयर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आपको पता लगा डेप्रिशिएटेड अमाउंट आपका 900 रुपये पर साल होता है, तो आप कह सकते हैं 2 साल के बाद इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? 2 ईयर के बाद 5,000 रुपये की चीज़ है, 5,000 रुपये की मशीन है, 900 1 साल में जाता है डेप्रिशिएशन, 2 साल का ऐसे करोगे तो 3200 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो मैथमेटिक्स की तरीके से आप इजीली कर सकते हो। आपको पता लग जाता कि 10% डेप्रिशिएशन है तो 4500। मैथमेटिक्स के तरीके से करने का तरीका भी काफ़ी इजी है। उसमें क्या है, आपको देखो 10% डेप्रिशिएशन है, 10% स्क्रैप वैल्यू तो आपको पता लग गया, तो 10% का मतलब हो गया 500 रुपये। तो लाइफ पीरियड में, पूरे टाइम पीरियड में जो 5,000 की चीज़ है वो 500 रुपये कम की हो जाएगी। मतलब जब आप 5 साल पूरे जाएंगे तो 4500 रुपये में बेचोगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर साल 100 रुपये कम हो रहे हैं ना इसमें। तो हर साल 100 रुपये कम होने का मतलब है 5,000 की चीज़ 5 साल के लिए तो 1 साल का 1,000 रुपये, तो हर साल 100 रुपये कम हुए तो 900 रुपये की ये चीज़ हो गई। तो 900 रुपये की ये चीज़ हो गई, तो दूसरी साल 900 रुपये इसमें मतलब कम हो जाएंगे, दूसरी साल फिर से 900 रुपये कम हो जाएंगे इसमें। तो आप किसी भी ईयर के लिए तीसरी साल 900 करके, तो आपको पता लग जाता है 3 साल के लिए 2700 रुपये कम हो गए। टोटल अमाउंट में से अगर आप 2700 माइनस कर दोगे तो आपका उस साल के लिए पैसा आ जाएगा, ये 2300 आ रहा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इसी के साथ आपका ये यूनिट नंबर 4 और QES का सिलेबस कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।